हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है एलएलपी। और आज हम लोग एलएलपी का पहला सम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्या लिख के दिया कि आर एंड के वेयर इक्वल पार्टनर्स। ओके, तो आर और के दो नाम के पार्टनर्स थे जो इक्वल पार्टनर है। तो इक्वल पार्टनर का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा उस प्रॉफिट और लॉस को वो लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे। इसलिए हमारा रेशियो हो जाएगा 1:1 इन अ फर्म। ठीक है, फिर आगे लिखा है देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 इज एज फॉलोज। तो हमें उनका कुछ बैलेंस शीट लिख के दिया है। लाइबिलिटीज़ लिखा है, रुपीज़ लिखा है, असेट लिखा है, रुपीज़ लिख के दिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा मैं नीचे आ जाता हूँ। तो लिखा ऑन दी अबव डेट दे कन्वर्टेड देयर बिजनेस इनटू एलएलपी। तो वो लोग अपने बिजनेस को कन्वर्ट करें एलएलपी में ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो लिखा है पहला टू टेक ओवर द डेटर एट रुपीज़ इतने में लेके जा रहा है, स्टॉक इतने में लेके जा रहे हैं, फर्नीचर इतने में, बिल्डिंग इतने में, गुडविल इतने में। तो जो नई कंपनी मतलब एलएलपी जो फर्म है वो पुरानी कंपनी के असेट्स और लाइबिलिटीज़ को ये अलग अलग प्राइस पे लेके जा रही है। ठीक है, फिर सेकंड लिखा टू टेक ओवर द संडे क्रेडिटर फ्रॉम होम अ डिस्काउंट ऑफ ₹4,000 वुड बी अर्न। ओके, और 4,000 का डिस्काउंट प्रोवाइड करा क्रेडिटर है। ठीक है, टेक ओवर अ मॉर्गेज लोन अलॉन्ग विद द अनसेक्योर्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹2,000। ठीक है, तो मॉर्गेज लोन भी लेके जा रहे हैं विद इंटरेस्ट के साथ में भी। ठीक है, एंड डिजोल्यूशन एक्सपेंस वे ₹4,000। तो डिजोल्यूशन एक्सपेंस यहाँ पे लिख के दिया इतना, मतलब कंपनी जब लिक्विडेट हो रही है, मतलब कंपनी को जब बंद किया जा रहा है पुरानी कंपनी को, तो उस टाइम पे कुछ खर्चा हुआ 4,000 का। तो बोला है कैलकुलेट द स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बनाने बोला है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने बोला है, आर और के का कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, और एलएलपी। तो बेसिकली जनरली 3 ही अकाउंट बनाया जाता है, तो वही 3 अकाउंट यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो मैं पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो जब भी हम लोग एलएलपी का सम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परचेज कंसिडरेशन बनाएंगे। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। दो बनाओ एक बनाओ, बट मैं यहाँ पे दो बना के आपको समझाता हूँ। तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीज़ रुपीज़। तो फर्स्ट आपको सारे असेट्स लिखने हैं। तो लिखना है असेट्स टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यू। जैसे हम लोग अमालगमेशन में कैसे करते हैं वैसे यहाँ पे ही करना है। तो पहले जितनी भी असेट्स हैं मैं पहले लिख लेता हूँ और फिर आपको एक एक करके बताता हूँ। तो फर्स्ट है बिल्डिंग, नेक्स्ट है फर्नीचर, नेक्स्ट है डेटर्स, नेक्स्ट है स्टॉक, नेक्स्ट है कैश। हो गया, तो जितनी भी एसेट्स के नाम थे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एक एक करके हम लोग इनका रीवैल्यू लिखेंगे। तो रीवैल्यू का मतलब देखो, अब बिल्डिंग का वैल्यू अगर आपको नीचे एडजस्टमेंट में नया कुछ वैल्यू लिख के दिया तो वो लिख देने का। अगर नहीं लिख के दिया रहेगा तो क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू लिख के दिया फिर उसी वैल्यू को आपको रिकॉर्ड करना है। तो देखो, अगर मैं आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिखाऊँ तो देखो बिल्डिंग यहाँ पे नज़र आ रहा है 1,28,000। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिख के दिया रहता है ना, इसे कहा जाता है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितना है, हटा देते हैं। तो बुक वैल्यू देखो आपको बिल्डिंग का नज़र आता रहेगा 1,28,000, बट नीचे बिल्डिंग का कुछ वैल्यू लिख के दिया क्या, नया वाला वैल्यू देखो यहाँ पे, नया वाला वैल्यू 1,40,000। फिर आपको परचेज कंसिडरेशन में आपको हमेशा न्यू वैल्यू लिखना है, रिवाइज वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1,40,000, लिख दिया। फिर उसी तरह फर्नीचर, तो फर्नीचर पुराना वैल्यू 12,000 है, बट नया वाला वैल्यू देखूंगा तो देखो यहाँ पे 8,000 आपको नज़र आ रहा है नीचे, 8,000। तो फिर मैं यहाँ पे 8,000 रिकॉर्ड करूँगा। तो फर्नीचर यहाँ पे 8,000 आ जाएगा। फिर उसी तरह डेटर, तो डेटर का वैल्यू हम लोग फाइनल वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। डेटर में 32 माइनस किया तो ये फाइनल वैल्यू 30,000 आता है। पर यहाँ पे देखो नीचे आपको कोई नया वैल्यू कुछ लिख के दिया है क्या, तो देखो आपको 28,000 नज़र आता रहेगा। तो मैं यहाँ पे 28,000 लिख दूँगा डायरेक्ट। फिर उसके बाद स्टॉक, तो स्टॉक का वैल्यू यहाँ पे लिख के दिया 36,000, बट क्वेश्चन में हमें स्टॉक का वैल्यू लिख के दिया है क्या 44,000।
तो स्टॉक का वैल्यू यहाँ पे 44,000 आ जाएगा। फिर उसी तरह कैश, तो कैश का कोई वैल्यू लिख के दिया आपको क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 14,000 दिख रहा है, बट नीचे एडजस्टमेंट में कहीं पे भी कुछ नहीं लिख के दिया, इसलिए यहाँ पे 14,000 ही आएगा एज इट इज़। कुछ नहीं बोला तो वही आने वाला है। बस ये सबको प्लस करके आपको बताता हूँ कितना आता है। टोटल करते हैं तो 2,34,000 आता है। बट क्वेश्चन में और एक ही गुडविल आइटम लिख के दिया, उसको भी प्लस करना पड़ेगा, लिख के दिया गुडविल, तो गुडविल भी एसेट्स का आइटम है। तो गुडविल कितना है मेरा 44,000। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको इस चीज़ में ये याद रखना है, थोड़ा सा मतलब इसके लिए फिर अलग से ना आपको कैश अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप अलग से कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना चाहते तो देखो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे कैश आपको 14,000 नज़र आ रहा है, उसमें से यहाँ पे लिखा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमने पे किया 4,000 रुपीज़। तो वन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर पेड की एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, मतलब अपने पास से 4,000 कैश चले जाएगा, राइट ना। तो फिर आपको अलग से कैश बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा उसका हिसाब किताब रखने के लिए। तो आप ऐसे एडजस्ट कर लो, कैसे एडजस्ट करो, देखो मेरे पास 14,000 था, 14,000 में से मैंने 4,000 का कैश मैंने पे कर दिया, तो 4,000 का कैश अगर मैं पे करूँगा तो मेरे पास अवेलेबल कैश कितना होएगा 10,000। तो बस उसमें से आप माइनस करके लिख सकते हो इसको। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। तो 14,000 में से 4,000 का कैश मैंने पे किया, तो मेरे पास बचेगा 10,000। बस अब जितना भी रहेगा इसको प्लस कर देना, बस इस बात का थोड़ा सा याद रखना, वरना फिर कैश बैंक अकाउंट बना के मैं आपको समझा सकता हूँ ऐसे। तो मैं इसको ऐड कर दूँगा 28,000 प्लस 44,000 प्लस 10,000 प्लस 44,000, तो आंसर आता है 2,74,000। तो मेरा टोटल असेट्स आ गया 2,74,000। अब इसमें से माइनस करूँगा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में आपको क्या याद रखना है, कैपिटल को छोड़ के, रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ के। तो आपको क्वेश्चन में देखा हो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में देखो, तो लाइबिलिटीज़ में आपको सन्डी क्रेडिटर नज़र आ रहा है 50,000, लेकिन इसके बारे में यहाँ पे लिख के दी कि सन्डी क्रेडिटर डिस्काउंट दे रहा है 4,000 का हमें, वुड बी हन। तो 50 में से 4,000 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 46,000। तो सन्डी क्रेडिटर को मुझे पे करना था 50,000, बट वो इतना अच्छा आदमी था जिसने मुझे 4,000 का डिस्काउंट दिया। तो 4,000 का अगर मेरे को डिस्काउंट दिया तो वैल्यू कितना आएगा 46,000। फिर उसके बाद में लोन ऑन मॉर्गेज लिख के दिया, मॉर्गेज। तो लोन ऑन मॉर्गेज के बारे में क्या लिख के दिया, देखो यहाँ पे कि मैंने बैंक से लोन लिया था कोई चीज़ को गिरवी रख के, कितना 20,000, और उसी का नया वैल्यू लिख के दिया है। तो मॉर्गेज लोन अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 2,000, तो 20,000 में 2,000 इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। फिर मैंने 20,000 लिया था प्लस 2,000 का इंटरेस्ट, अगर मैं ऐड करता तो ये कितना आ जाएगा 22,000। बस बाकी फिर मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया बाकी लाइबिलिटीज़ में, तो देखो लाइबिलिटी में पहला कैपिटल लिख के दिया था, तो कैपिटल तो आता नहीं है और कोई भी टाइप का रिजर्व है वो नहीं आएगा, तो जो बच गया वो लिखने का है। तो सन्डी क्रेडिटर बच गया, लोन ऑन मॉर्गेज बच गया, तो ये दोनों मेरा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। बस अभी दोनों को प्लस करके मैं बाहर रिपोर्ट कर दूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बताता हूँ। तो 46,000 प्लस 22,000 तो आता है 68,000। तो इसमें से माइनस कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो माइनस 2,74,000, तो 2,06,000। तो ये मेरा आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। हो गया, इस तरह आपको निकालना, बस आपको ये कैश वाला याद रखना बस, मतलब आपको एंट्री थोड़ी सी जहन में याद रहेगी ना तो आपको फटाक से समझ में आएगा, वरना फिर हमें अलग से कैश बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट इसी तरह एडजस्ट कर लिया मैंने, क्योंकि कैश का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ उसके अंदर ही था ना, इसीलिए उसी ट्रांजेक्शन में था। तो मैंने डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना पे करूँगा 4,000, तो 10,000 14,000 था, 14,000 में से 4,000 पे कर दिया, तो अवेलेबल कैश कितना हो गया 10,000, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दूँगा। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे फिर।
तो ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फॉर्म। तो ओल्ड फॉर्म का नाम क्या है? आर एन के। तो सबसे पहला आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। फिर उसी के नीचे आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दो पार्टनर इसलिए दोनों का नाम आएगा पर्टिकुलर्स आर के। ये मेरा क्रेडिट, ये मेरा डेबिट। फिर यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स रुपीज़, ये मेरा क्रेडिट, ये मेरा डेबिट। नेक्स्ट LLP अकाउंट। ये तो छोटा सा ही बनाना है आपको, 5-6 लाइन का, इसके इसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है। पर्टिकुलर्स रुपीज़, ये मेरा क्रेडिट, ये मेरा डेबिट, और यहाँ पे आएगा वर्किंग नोट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो अभी आपको क्या करना है, देखो, तो जितनी भी असेट्स रहेंगे वो सारे के सारे असेट्स को मैं क्या करूँगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड करूँगा। क्वेश्चन की तरह है, देखो यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा क्लोज ले लिया तो आपको समझेगा। तो देखो, तो असेट्स का मतलब होता है डेबिट, राइट। तो इसलिए जितनी भी असेट्स रहेंगे ना, ये सारे के सारे असेट्स को आपको रियलाइजेशन में पोस्ट करना है। अब लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। इसलिए कैपिटल अकाउंट तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, बट सन्डी क्रेडिटर और लोन ऑन मॉर्गेज, तो ये जो बच गया वो रियलाइजेशन में जाएगा। मतलब सारे के सारे असेट्स को और लायबिलिटीज़ को आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। तो जिसका अपने घर बनाया रहेगा उसका पैसा उसके घर में। तो पहले मैं क्या करूँगा, जितने भी असेट्स है सबको डेबिट में रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो क्या बार बार अपन को टू लिखने में कंटाला आता है ना, तो आप एक ही बार लिख सकते हैं, टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, और जो जो नाम है वो लिख दूंगा। तो पहला नाम क्या है? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग है, और यहाँ पे सब बुक वैल्यू लिखना है, जो आपको यहाँ पे वैल्यू लिख के दिए हुए, नया वैल्यू कुछ नहीं लिखना है। तो 1,28,000। नेक्स्ट है फर्नीचर, लिख के दिए 12,000। नेक्स्ट है डेटर्स, तो डेटर का मैं फाइनल वैल्यू रिकॉर्ड करूँगा 30,000 RTD माइनस करके। फिर है स्टॉक का भी बुक वैल्यू लिख के दिए 36,000। नेक्स्ट है कैश का भी वैल्यू लिख के दिया 14,000। तो जो जैसा था वैसा लिख दिया, आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखो, तो बिल्डिंग था 1,28,000, तो मैंने 1,20,000 लिखा। फर्नीचर 12,000 था, 12,000 लिखा। डेटर का 32 में से 2,000 लेस किया, 30,000 फाइनल वैल्यू लिखा। बट आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, कुछ लोग क्या करते हैं, डेटर 32,000 आप लोग डेबिट में लिख सकते हो, फिर 2,000 RTD क्रेडिट में आ जाएगा फिर वो, क्योंकि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है। तो रिजर्व वाली जितनी भी चीज़ें रहती है वो लाइबिलिटीज़ में आती है, मतलब क्रेडिट हो जाता है। फिर स्टॉक 36,000 था, तो 36,000 लिखा। कैश कैश आपको 14,000 यहाँ पे था, बट अपने तो उसको एडजस्ट किया है ना, तो एडजस्ट करके जो वैल्यू आएगा वो लिखेंगे। तो वही सेम मेरे पास 14,000 था, 14,000 में से मैंने रिजोल्यूशन एक्सपेंस 4,000 पे किया, तो जो आया वो आपको फाइनल वैल्यू यहाँ पे लिखने का है। ठीक है, नया वैल्यू आपको सिर्फ क्या करना है, PC में रिकॉर्ड करना है, और यहाँ पे जो कुछ भी नया वैल्यू रहेगा वो परचेज कंसिडरेशन में आएगा, बट रियलाइजेशन में आपको हमेशा ओल्ड वैल्यू ही रिकॉर्ड करना है, मतलब बुक वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अब आ जाओ लाइबिलिटीज़ में। तो लाइबिलिटी में सबसे पहला कैपिटल अकाउंट दिखाई दे रहा है R और K का, तो ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया,
तो यहाँ पे लिख दूँगा बाय बैलेंस BD। तो इसके पास कितना है 1,10,000, तो यहाँ पे 1,10,000 लिख दूँगा। और इसके पास कितना है 40,000, तो इसमें 40,000 पे लिख दूँगा। हो गया। अब उसके बाद देखते क्या है। अब उसके बाद देखेंगे तो देखो संडे क्रेडिटर्स 50,000 क्वेश्चन नंबर 5 में, और लोन ऑन मॉर्गेज 20,000, तो ये दोनों रियलाइजेशन के क्रेडिट में चला जाएगा। और वही सेम वैल्यू आपको लिखने का है। तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 50,000 बाय लोन ऑन मॉर्गेज 20,000। बुक वैल्यू लिखना है, नया वैल्यू कुछ भी नहीं लिखना है बस। तो जैसा जो लिख के दिया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एंट्री पास करेंगे। तो मैंने आपको ओल्ड फॉर्म में कुछ 5-6 एंट्री लिख के दिया, तो आपको बता देता हूँ। तो ये तो मैंने सब पोस्टिंग कर दिया, रियलाइजेशन में क्या जाएगा वो लिख दिया, पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाएगा वो सब लिख दिया मैंने। अब आपको ओल्ड फॉर्म में मैंने आपको क्या क्या एंट्री लिख के दिया तो वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार। तो देखो, तो इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फॉर्म, इंपॉर्टेंट जनरलिटीज इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फॉर्म। तो पहली एंट्री थी व्हेन परचेज कंसिडरेशन ड्यू। तो हर समय तुम्हें ये एंट्री कंपलसरी क्या करना है, पास करना है। तो एंट्री क्या है, न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये वाली एंट्री कंपलसरी आपको पास करनी है, तो मैं यहाँ पे पास करूँगा। तो न्यू फॉर्म मतलब LLP, तो LLP अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और आपको इसके अंदर क्या करने का है, PC का पैसा लिखने का। तो मेरा PC का पैसा कितना आया था वो देख लो। तो PC का वैल्यू कितना आया था 2,06,000। तो वो वैल्यू यहाँ पे लिख देने का 2,06,000 रिकॉर्ड कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो लेजर पोस्टिंग वैसे ही जैसा अपन करते हैं। तो LLP अकाउंट आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, डेबिट में नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, LLP के डेबिट में जाऊँगा और उसके सामने वाले का नाम लिखूँगा। तो सामने वाला कौन है, टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे लिख दूँगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,06,000। ठीक है। अब LLP का नंबर हो गया, अब इसका नंबर। तो रियलाइजेशन कहाँ पे लिख के दी, क्रेडिट में। क्रेडिट में कैसे लिखा है कि जिसके आगे 2 का टैग लगता है मतलब क्रेडिट हो जाता है। तो इसलिए रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाऊँगा और सामने वाले का नाम लिखूँगा। तो ये रियलाइजेशन का क्रेडिट हो गया। मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय LLP अकाउंट 2,06,000। ठीक है, हो गया। तो ये मैंने कंपलसरी एंट्री पास करा, मतलब आपको हर समय कंपलसरी पास ही करना है। अब बाकी ऑप्शनल एंट्री है। ऑप्शनल एंट्री, तो ऑप्शनल एंट्री में पहला मैंने लिखा है व्हेन असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कहीं पे भी असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर नहीं लिख के दिया है। ठीक है, तो इसलिए वो एंट्री नहीं आएगी। फिर मैंने लिखा है कि व्हेन लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिख के दिया कि कोई पार्टनर लायबिलिटी लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है। दिखा देता हूँ आपको एक बार, मतलब पार्टनर लेके जाना चाहिए ऐसा टर्म होना चाहिए। वो न्यू फॉर्म लेके जा रहा है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो देखो, तो पहले वाला जो एडजस्टमेंट था वो असेट्स का रीवैल्यू क्या हो रहा है वो लिख के दिया था। यहाँ पे टेक ओवर लिखा है संडे क्रेडिटेड, पर वो न्यू फॉर्म के बारे में लिख के दिया है, इसलिए वन यहाँ पे कोई किसी पार्टनर का नाम होना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो किसी पार्टनर का नाम नहीं है। और ये टेक ओवर जो लिखा है वो न्यू फॉर्म लेके जा रहा है, तो इसलिए इसका नाम डिसोल्यूशन एक्सपेंस ये वाला। ये तो मैंने इसको पहले एडजस्ट कर लिया, बट मैं आपको बता दूंगा कैसा है। तो पहले मैं असेट्स और लायबिलिटीज टेकन ओवर की बात करूँ, पहले आप वो समझो ऐसे, बाकी तो आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद है असेट सोल्ड। तो कोई भी असेट सोल्ड हुआ है क्या क्वेश्चन के अंदर, नहीं, तो फिर वो भी एंट्री नहीं आएगी। अब लास्ट बची एंट्री, लास्ट एंट्री ये वाली है। तो व्हेन रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर पेड। तो इसकी एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो ये वाली एंट्री पास करेंगे, जो क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिया था डिसोल्यूशन एक्सपेंस करके, तो वो वाली एंट्री मैं यहाँ पे पास कर दूँगा सेकेंड।
तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, कितना पे किया है 4000, तो 4000 यहाँ पे आ जाएगा, 4000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो, तो रियलाइजेशन यहाँ पे किधर है, डेबिट में, तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाऊँगा और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूँगा। तो रियलाइजेशन के डेबिट में क्या है, सामने वाले का नाम, तो कैश बैंक अकाउंट 4000। ठीक है, ये हो गया। अब कैश बैंक क्रेडिट में, तो इसका तो मैंने सेटलमेंट पहले ही कर लिया था ना 4000 का, मैंने सब कैश में से पहले से उसको माइनस कर लिया था। देखो यहाँ पे कैश मेरा 14000 था, 14000 में से 4000 माइनस के वो एडजस्ट हो गया। फिर मैंने देखो पीछे भी यहाँ पे करके आपको दिखा था पीछे में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया था। तो इस तरह वो एडजस्ट हो जाएगा 4000, तो इसलिए इसको आपको किधर पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं, और मैंने ना ही कैश बैंक अकाउंट बनाया, तो आपको इस तरह उसको एडजस्ट करना है। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखते कि कौन सा सेट ज़्यादा दिख रहा है। तो पहले मैं क्रेडिट का टोटल मार के दिखाता हूँ आपको कितना है। तो 50,000 प्लस 20,000 प्लस 2,06,000, तो 2,76,000 आता है। आई थिंक क्रेडिट साइड ही ज़्यादा दिख रहा है मेरे, फिलहाल मैं लिख देता हूँ 2,76,000। अब इसमें से सबको मैं माइनस करता हूँ, तो देखते कितना आता है। तो माइनस 1,28,000 माइनस 12,000 माइनस 30,000 माइनस 36,000 माइनस 10,000 माइनस 4,000, तो डिफरेंस आता है 56,000। देखो 56 आया ना, तो डेबिट में जो डिफरेंस आएगा उसके सामने आपको 56,000 लिखना है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा जो भी डिफरेंस आएगा उसके सामने लिखेंगे P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो डेबिट में डिफरेंस है वो किसके क्रेडिट में आ जाएगा, यहाँ पे अपोजिट में। अगर समझो वही क्रेडिट यहाँ पे अगर डिफरेंस आता तो यहाँ पे फिर मैं बाय P&L अकाउंट लिखता, पर वो आया नहीं, फिर ये इधर का फिर इधर आ गया रहता है। लेकिन अभी ये डेबिट में डिफरेंस है तो उठ के वो इधर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय P&L अकाउंट। तो 56,000 का इक्वल रेशियो में बांटना है, क्वेश्चन में इक्वल लिख के दिया था। तो 56 को 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो दोनों का 28,000 आ जाएगा। हो गया। अब आर को क्लोज करेंगे। तो देखो कौन सा सेट ज़्यादा दिख रहा है, तो ये सेट ज़्यादा दिख रहा है। तो 1,28,000 यहाँ पे लिखा, 1,28,000 यहाँ पे लिखा, और 1,28,000 में से 0 हो गया तो डिफरेंस कितना आएगा, 1,28,000 आएगा। अब यहाँ पे तो 40 में से 28 अगर मैं प्लस करता तो ये 68,000 आ जाएगा, और ये भी 68,000 आ जाएगा। तो 68 में से 0 गया तो डिफरेंस कितना आएगा, 68,000। तो जो डिफरेंस आएगा उसके सामने नेक्स्ट अकाउंट का नाम लिखने का, तो नेक्स्ट अकाउंट का नाम है LLP अकाउंट। अब LLP इधर डेबिट में आया डिफरेंस, तो ये उठ के इसके क्रेडिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखूँगा जहाँ पे जिसका जो डिफरेंस है लिखूँगा R कैपिटल अकाउंट, और फिर यहाँ पे आएगा बाय K कैपिटल अकाउंट। तो R का कैपिटल अकाउंट कितना है, 1,28,000, और K का कितना है, 68,000। और ये चमत्कार हो जाएगा कि दोनों का दोनों टोटल सेम आ जाएगा। तो 1,28,000 प्लस 68,000, तो 1,96,000 आता है। तो टोटल मारने से ये 1,96,000 आ रहा है। इसमें कुछ मिस्टेक हो गया लगता है पार्टनर्स कैपिटल में। यहाँ पे एडिंग करते समय देखो ये 1,10,000 है और ये 28,000 है, दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो 1,38,000 आएगा। 1,38,000 1,38,000, तो यहाँ पे भी आएगा 1,38,000। अब ऐड करते हैं, तो
1,38,000 प्लस 68,000, 2,06,000, ये भी आ जाएगा 2,06,000। हो गया, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो अपन को न्यू फॉर्म का एंट्री कुछ बनाने नहीं बोला, इतना ही बनाने के लिए बोला, बट आपको प्रैक्टिस के हिसाब से मैं आपको ये वाले सम में न्यू फॉर्म की एंट्री कैसे पास करते हो वो आपको बना के दिखाता हूँ ऐसा। ठीक है, तो ये ओल्ड फॉर्म को मैंने क्लोज कर दिया, तो मैंने उसके लिए ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है। अब हम लोग करेंगे न्यू फॉर्म का। तो न्यू फॉर्म की सीधे आपको एंट्री पास करनी रहती है और कुछ नहीं रहती है। तो जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ही लिखना है आपको। शिट, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म मतलब LLP। तो serial नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीज़ और रुपीज़। ठीक है, तो पहली कंपलसरी एंट्री क्या होती है कि व्हेन बिजनेस परचेज। तो व्हेन बिजनेस परचेज किया, देखो मैंने आपको एंट्री लिख के दी है, दिखा देता आपको। तो इंपॉर्टेंट जर्नलिटीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म LLP। तो पहले व्हेन बिजनेस परचेज, तो बिजनेस परचेज की एंट्री क्या है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर फॉर्म अकाउंट। बस ये एंट्री मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। तो मैं एंट्री लिखूँगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर फॉर्म अकाउंट। वेंडर मतलब ओल्ड फॉर्म होता है, तो वेंडर फॉर्म अकाउंट। तो इसमें क्या करना है आपको, पीसी का पैसा लिखने का, पीसी का पैसा। तो पीसी का पैसा कितना था मेरा, यहाँ पे देखो 2,06,000, तो 2,06,000। तो डेबिट में 2,06,000, क्रेडिट में 2,06,000 आ जाएगा। नरेशन लिख दूंगा बीइंग असेट्स, सॉरी बीइंग बिजनेस परचेस। बस जो हेडिंग लिखा है वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब सेकंड एंट्री आती है व्हेन असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय न्यू फॉर्म। तो देखो यहाँ पे सेकंड एंट्री कंपलसरी, ये भी कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है। तो व्हेन असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय न्यू फॉर्म, तो ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट, पहले वो कर देता हूँ, ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट। तो क्या करने का देखो, तो पीसी में अपने जो भी असेट्स लिखा है ना, पीसी में ये देखो, ये पीसी में अपने जितनी भी असेट्स लिख के दिए रहता है ना, ये जितनी भी असेट्स रहता है, ये सारे के सारे असेट्स न्यू फॉर्म लेके जाता है, मतलब LLP लेके जाता है। तो ये सबका नाम उसके अंदर आ जाएगा। तो मैं फटाफट लिख लेता हूँ वही नाम और वही वैल्यू आपको लिखना है। तो आएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद है डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट, फिर है कैश अकाउंट डेबिट, फिर गुडविल अकाउंट डेबिट। जो जो नाम रहेगा वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट। अब एक एक करके उनका वैल्यू लिख देता हूँ। तो बिल्डिंग है 1,40,000, तो 1,40,000 8,28, 1,40,000 8,000 28,000। ठीक है, फिर उसके बाद डेट तक मैंने रिकॉर्ड कर दिया। स्टॉक 44 10,000 44 44,000 10,000 44,000 हो गया। फिर इसके बाद आएगा टू एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में अपने जो नाम पीसी में लिखा है, पीसी वाला आएगा। तो संडे क्रेडिटर 46 आएगा, देखो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एंड लोन ऑन मॉर्गेज 22,000। तो ये दोनों आएगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट 46,000, लोन आ जाएगा, लोन अकाउंट मेरा
और 22,000। फिर एंट्री आता है टू बिजनेस परचेस अकाउंट, मतलब अकाउंट को ख़त्म करने के लिए बिजनेस परचेस अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो शिट, ये सब क्रेडिट में आएगा, ये सब इधर आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2,06,000, मैंने गलती से डेबिट में लिख दिया। अब क्या करना है आपको, ये डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल मार के चेक करना है कि दोनों सेम आता है कि नहीं आता है। तो पहले मैं क्रेडिट का कर लेता हूँ। तो 2,06,000 प्लस 22,000 प्लस 46,000, 2,74,000 आता है। अब ये भी टोटल मार के देखता हूँ। 1,74,000 प्लस 8,000 प्लस 28,000 प्लस 44,000 प्लस 10,000 प्लस 44,000, 44 just a minute, 1,40,000 plus 8,000 plus 28,000 plus 44,000 plus 10,000 plus 44,000, तो 2,74,000 आएगा। तो ये भी दोनों सेम सेम आता है, तो हमें चाहिए दोनों टोटल सेम ही आएगा। ठीक है, अगर गलत आया तो समझो आप लोगों ने गलत कर दिया, और क्या। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय LLP। तो ये दो कंपलसरी एंट्री, आपको एंट्री तो दिखाया नहीं, मैंने आपको दिखा देता है। तो देखो, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट था, तो इसलिए मैंने सारे के सारे पीसी में जो भी एसेट्स लिख के दिया रहेगा वो डेबिट कर देने का। यहाँ पे जो वैल्यू वहाँ पे लिख के दिया रहेगा, बुक वैल्यू नहीं आएगा, पीसी में जो वैल्यू लिख के दिया रहेगा वो आएगा। फिर उसके बाद देखेंगे तो टू एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में पीसी में सन्डी क्रेडिटर था, लोन अकाउंट था, तो इन दोनों का नाम यहाँ पे लिख दिया। फिर उसी एंट्री में था बिजनेस परचेज, देखो यहाँ पे नीचे बिजनेस परचेज है, तो बिजनेस परचेज का वैल्यू लिख दिया, और इस तरह अकाउंट सेटल्ड हो गया। ठीक है, अब थर्ड वाली एंट्री लिखा है यहाँ पे, थर्ड वाली मैंने लिख के दिया, व्हेन पार्टनर्स कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इनटू द बिजनेस, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। परचेज कंसिडरेशन पेड किस में हो रहा है, कैश में हो रहा है। ये जो मैंने परचेज कंसिडरेशन पेड इन कैश है, तो इसलिए वेंडर फॉर्म अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वो नहीं आएगा। अब समझाने के हिसाब से इसी में मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे अगर कैश में पेमेंट किए तो एंट्री क्या आएगा, मैंने वेंडर फॉर्म अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, जिस चीज़ में पेमेंट किया रहेगा वो क्रेडिट आ जाएगा। अब वेंडर फॉर्म ऊपर चेक करो कितना है, वेंडर फॉर्म देखो यहाँ पे 2,06,000 है, तो वही सेम वैल्यू यहाँ पे लिख देने का, 2,06,000 यहाँ पे आ जाएगा, 2,06,000 यहाँ पे आ जाएगा, और नरेशन लिख देंगे बीइंग पेड परचेज कंसिडरेशन इन कैश। बस हो गया, इतनी एंट्री आपको न्यू फॉर्म में पास करनी है। और कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो वो आ जाएगा, बट बेसिकली ये 2-3 कंपल्सरी आपकी एंट्री है। तो इतना भी आप लोग कर लेंगे तो आ जाएगा। तो समझो कि जिसको अमालगमेशन वाला अगर टॉपिक आता है तो इजीली वो इस टॉपिक को कर लेगा ऐसा। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।